हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। आप सभी को संक्रांति और लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपकी रीडिंग, ग्रामर और वोकैब तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना, और पूरे मन से आप इस क्लास को लेंगे। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अपना अटैम्प्ट देना है। अगर तीनों चीज़ें ध्यान से सीखोगे तो क्विज़ में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए एडिटोरियल क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी लॉ बाय रिफ्लेक्स। देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो आप इम्पल्सिवली या बिना सोचे समझे दे देते हैं। जैसे किसी ने आपको मारा और आपने अचानक से उसको सामने वाले को पीट दिया, तो वो एक रिफ्लेक्सिव एक्शन था। आपने सोचा नहीं, अंदर से जो प्रतिक्रिया आई, रिस्पॉन्स आया, आपने वो दे दिया। कह रहा है जी हमारे देश में कानून भी रिफ्लेक्स के तौर पे या रिस्पॉन्स के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे बनाए जाते हैं। सोचे समझे नहीं बनाए जा रहे हैं। जब कुछ घटना हो जाती है उसके बाद हमारी पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बैठ करके कानूनों को बनाती है। कह रहा है जी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नॉट स्ट्रिंजेंसी ऑफ लॉ विल डिटर सेक्सुअल क्राइम्स। कह रहे जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमलीकरण, किसी चीज़ को सही तरीके से, किसी कानून को चलाना, लगाना। और इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। कह रहे जी असरदार तरीके में जो अमल में लाने का काम है, नॉट ना कि उस कानून की कड़ाई या स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी होती है कानून कितना कड़ा है, कितनी बड़ी उसमें सज़ा है। कह रहा जी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कि कानून कितना कड़ा है, ये इम्प्लीमेंटेशन ही डिटर करेगा, स्टॉप करेगा या रोकेगा सेक्सुअल क्राइम्स को। तो कानून कितने भी कड़े बना लो, अगर ठीक से नहीं लगाए जा रहे हैं तो सेक्सुअल क्राइम्स, रेप जैसे क्राइम्स उससे नहीं रुकने वाले। आपको कानून कुछ इस तरीके से लगाना है जिससे उस कानून का कुछ बेनिफिट निकले। समझ गए ना? इम्प्लीमेंटेशन यानी अमलीकरण सब्जेक्ट है। नोट के बाद एक और सब्जेक्ट लगा हुआ है, हालांकि ये भी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। अपने ऐसा बोलते हैं ना, ये काम करेगा ना कि ये। समझ पा रहे हो? तो ये काम करेगा ना कि ये, है ना, ऐसे सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @YourEnglishTutor, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा। 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी। शुरू करते हैं वेजिटेटिव से। देखिए, वेजिटेबल पता है आपको, सब्जियाँ। वेजिटेशन यानी सब्जियाँ, फल, पौधे, है ना, बाग वगैरह इस तरह का, जहाँ पे कुछ फार्मिंग हो रही है सब्जियों की। और वेजिटेटिव स्टेट भी ऐसी स्टेट है जब इंसान पेड़ पौधे जैसा हो जाए, सांस तो ले रहा हो, ना हिल सके ना बोल सके। कभी कभी आपको कभी चोट बड़ी लग जाए ऐसी, है ना, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी आपके शरीर में नहीं रहती है, आदमी कोमा लाइक सिचुएशन में आ जाता है, सिर्फ सांस लेता रहता है। ऐसी स्टेट को, ऐसी अनफॉर्चुनेट अवस्था को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। तो वेजिटेबल से, फार्मिंग से, पेड़ पौधों से इसको कनेक्ट करके रखना। आफ्टर द एक्सीडेंट द ओल्ड मैन रिमेन्ड इन अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर सेवरल वीक्स। एक्सीडेंट के बाद में ये बूढ़ा आदमी कोमा की स्टेट में रहा, वेजिटेटिव स्टेट में रहा कई हफ्तों तक, फॉर सेवरल वीक्स। कोमेटोज भी बोलते हैं, कोमा में जो आदमी हो,
अनरिस्पॉन्सिव भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड वेजिटेटिव इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड अपने पास परपेट्रेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं बदमाश या गुनहगार, गलत काम करने वाला आदमी। द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वर स्टिल एट लार्ज। जो परपेट्रेटर्स थे, जो अंजाम देने वाले थे इस गलत काम को, इस क्राइम को, वो अभी भी एट लार्ज थे, अभी भी भगोड़े थे। एट लार्ज होना यानी किसी के हाथ में ना आना, भगोड़ा होना, फ्यूजिटिव होना, है ना। ये भी एक फ्रेज अंग्रेजी में भगोड़े के लिए। चलिए परपेट्रेटर को, बदमाश को, क्रिमिनल को कल्प्रिट और मिसक्रिएंट भी बोलते हैं। आज मैंने मिसक्रिएंट वर्ड आर्टिकल में आपसे पूछा हुआ है क्विज में। चलिए अगला वर्ड है अपने पास जी एम्पेरिकल। देखिए एक तो होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल मतलब कागज पे, प्रैक्टिकल मतलब हकीकत में। तो प्रैक्टिकल को ही आसान भाषा में या और अच्छी लैंग्वेज में एम्पेरिकल बोल देते हैं। जिसमें किताबी बातें कम हो और व्यवहारिक चीज़ें ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ कहलाती है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल डेटा, एम्पेरिकल रिसर्च, है ना, इस तरह की जो आपके एक्सपीरियंस से या अनुभव से जुड़ा हुआ हो। एम्पेरिकल रिसर्च एम्पेरिकल स्टडीज हैव शोन द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग सेवरल लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो कई व्यवहारिक या प्रैक्टिकल स्टडीज हुई हैं, उन्होंने दिखाया है असरदार होने को, इफेक्टिव होने को आयुर्वेद के बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को ट्रीट करने में। ट्रीट करना यानी इलाज करना, लाइफस्टाइल डिजीजेस ऐसी बीमारियां जो आपने खुद ओटी हैं अपने कर्मों से, हार्ट की डिसीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक मेलिटस, है ना, ये शुगर वगैरह। तो ये सब बीमारियों को आयुर्वेद अच्छे से एम्पेरिकल स्टडीज़ के हिसाब से ट्रीट कर देता है। चलिए प्रैग्मेटिक भी बोलते हैं इसको। यू विल सी द वर्ड एम्पेरिकल इन द आर्टिकल। सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास आज का ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है शर्मनाक तरीके से खुलेआम होने वाला कोई काम। बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन में कुछ भी बहादुरी, कुछ भी वाहवाही नहीं है, है ना, गलत काम है ब्रेजन। शी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। वो इस हैबिट में है, उसकी ये आदत है ब्रेजन लाइज बताने की या ऐसे झूठ बोलने की जो शर्मनाक तरीके से डिसग्रेसफुल हो। ठीक है, बेशर्मी भी है, ऐसा काम जो बेशर्मी से, शर्मनाक काम है लेकिन आप बेशर्मी से कर रहे हैं, वो ब्रेजन काम होता है। चलिए इंसॉलेंट, इम्प्यूडेंट इसी को बोलते हैं, ब्रेजन को। यू विल सी द वर्ड ब्रेजन। लास्ट वर्ड है अपने पास वॉयरिज्म। ये भी एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। वॉयरिज्म का मतलब होता है ताका झांकी। और किस टाइप की? किसी के बेडरूम में, बाथरूम में, है ना, इस तरीके से जब कुछ लोग करते हैं ना, वीडियो बना लेना, देख लेना, है ना, फ़ोटो खींच लेना, एमएमएस बनाना, ये सब काम कहलाते हैं अंग्रेजी में वॉयरिज्म। एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये, इसकी सज़ा मिलती है बाकायदा प्रूव होने पे। द पुलिस अरेस्टेड द मैन ऑन द चार्जेज ऑफ वॉयरिज्म ऑन नेबर्स। पुलिस ने इस आदमी को अरेस्ट किया वॉयरिज्म के चार्जेस पे अपने नेबर को, यानी अपने पड़ोसियों में ताका झांकी करता था, घर में जाके बाहर से वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करता था। चलिए ये नेगेटिव वर्ड है, गलत वर्ड है। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल। अब आ जाओ आर्टिकल पे ही एक समरी आपको दें। देखिए एक सदियों पुराना क्वेश्चन ये है कि अगर किसी गुनाह की सज़ा को बढ़ा दें तो क्या गुनाह होना बंद हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो आज कोई ड्रग्स नहीं मिलती, कोई मर्डर्स नहीं होते दुनिया भर में, है ना। अगर सज़ाएं बढ़ाने से ही गुनाह रुक जाता तो फिर हर कंट्री सज़ाएं बढ़ा देती और गुनाह ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुनाह को कम करने के लिए आपको सज़ा नहीं बढ़ानी होती, बल्कि आपको उस कानून को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आप कुछ ऐसा कर दें कि हर बलात्कारी को कोर्ट के कटघरे में आना निश्चित हो जाए, आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें कानून, तो बलात्कार होने, रेप होने कम हो जाएंगे। ना कि रेप की सज़ा को 14 साल से 140 साल कर देने से रेप ख़त्म होंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बस इसी चीज़ को एनालाइज करके इस आर्टिकल में बताया गया है। और तमिलनाडु की असेंबली ने एक रीसेंट डिसीजन लिया था जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की सज़ा को बढ़ाया गया। इस चीज़ को इसमें एनालाइज किया गया। सज़ा बढ़ा दो, गुनाह नहीं रुकेंगे खाली सज़ा बढ़ने से। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द टेंडेंसी टू मेक एग्जिस्टिंग लॉज मोर स्ट्रिंजेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ्टन ओकेजन्ड बाय पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स सेट ऑफ बाय पर्टिकुलर क्राइम्स। कह रहा है जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, आदत है बना देने की, मेक कर देने की, जो कानून एग्जिस्टिंग है, जो कानून अभी हैं, और क्या बना देते हैं इनको?
इनको बना जाते हैं और ज़्यादा कड़ा, स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट। कह रहा है ये जो आदत है ना हमारे नेताओं की, ये आदत कुछ और नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स एक्शन है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से जुड़ी हुई अचानक से आने वाली प्रतिक्रिया वाला एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो अक्सर ओकेजन होता है, जो अक्सर लाया जाता है। ओकेजन करना यानी किसी चीज़ का मौका या दस्तूर बन जाना, है ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे मौके या दस्तूर पे आता है जो होता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, राजनीतिक समस्याओं की वजह से। और ये वो समस्याएं होती हैं जो सेट ऑफ होती हैं, शुरू हो जाती हैं किसी खास तरह के गुनाह की वजह से। तो कोई बड़ा रेप केस हो गया जिसमें पुलिस वालों के अधिकारियों की नौकरी से मतलब छुट्टी हो गई, सुना होगा ना आपने, एसपी को बर्खास्त कर दिया, पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया, सीएम की कुर्सी खतरे में आ गई। तो ऐसे जब बड़े हादसे होते हैं तभी एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे हमारे नेता एग्जिस्टिंग लॉज को और ज़्यादा कठिन जो है स्ट्रिंजेंट बनाते हैं। समझ पाए हो सेंटेंस को? टेंडेंसी यानी आपकी प्रोपेंसिटी, किसी काम को करने की आदत या प्रवृत्ति। वर्ब है इसकी इज। रिफ्लेक्स एक्शन और नी जर्क रिएक्शन एक ही बात है, अचानक से आने वाली प्रतिक्रिया। सेट ऑफ करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, जनरली गलत चीज़ों की शुरुआत करने के लिए, जैसे कहीं आग लग गई, इन्फेक्शन शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गई, ऐसी चीज़ें जब भी शुरू की जाती हैं सेट ऑफ नाम की फ्रेजल वर्ब से इनको बताया जाता है। द इंसिडेंट सेट ऑफ द वॉर, इस घटना ने वॉर को या जंग को शुरू कर दिया, है ना। चलिए वोकैब अच्छी आज। कह रहे द अमेंडमेंट्स इनेक्टेड बाय द तमिलनाडु असेंबली टू क्रिमिनल लॉज ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कह रहे जो अमेंडमेंट आई, जो सुधार आए और जो इनेक्ट किए गए, जिनको लाया गया, इनेक्ट करना यानी कानून बनाना, ये सुधारों के कानून बनाए गए तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा। और ये सुधार लाए गए हैं क्रिमिनल लॉज में या फिर आपराधिक कानूनों में, जो है सेक्सुअल क्राइम्स को लेकर के विमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। कह रहा है ये सारे अमेंडमेंट्स, ये सारे सुधार इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसी फहरिस्त में, इसी, समझ गए ना, कैटेगरी का पार्ट है। कौन सी कैटेगरी? क्राइम होने के बाद में डर के मारे कानून को ज़्यादा कड़ा करना, है ना। हमारी कुर्सी चली जाएगी, लोग गुस्सा हो जाएंगे, चलो कानून में सज़ा बढ़ा देते हैं। तो ये तमिलनाडु में जो हुआ है ये इसी कैटेगरी का काम अभी भी हुआ है। चलिए अमेंडमेंट्स की वर्ब है फॉल, आगे बढ़ेंगे। कह रहे इन रिस्पॉन्स टू द ऑपोजिशन मूव्स टू कॉर्नर द डीएमके रेजीम आफ्टर अ रेप विद इन द प्रेमिसेस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड टू एनहांस पनिशमेंट्स अंडर द पीनल एंड प्रोसीजर लॉज। कह रहे जी रिस्पॉन्स में या प्रतिक्रिया में वहाँ की ऑपोजिशन या विपक्ष की इस मूव के, जो मूव है कॉर्नर में लाने की या चारों तरफ से घेरने की। कॉर्नर करना यानी किसी को जाने का रास्ता ना देना। किनारे पे आ गए हो तो कहाँ जाओगे अब, है ना, एकदम दीवार के किनारे पे आ गए हो आप। वैसे ही जो रिस्पॉन्स आया वहाँ की विपक्ष का कि डीएम की सरकार को कॉर्नर किया जाए, चारों तरफ से घेरा जाए। और कब? ये सब आया एक रेप के बाद में, जो प्रेमाइसिस में हुआ या फिर प्रांगण में हुआ, बाउंड्री में हुआ, अन्ना यूनिवर्सिटी की तमिलनाडु में, चेन्नई के अंदर। कह रहा है इसके बाद है ना गवर्नमेंट ने मूव किया है, गवर्नमेंट ने ये हरकत ली है कि ये इन्हांस कर देगी या बढ़ा देगी उन सारी पनिशमेंट या सज़ाओं को जो है पीनल और प्रोसीजरल लॉज में, ऐसे कानूनों में जो पेनल्टी देते हैं या जिसमें पेनल्टी का प्रोसीजर दिया गया है। समझ गए ना। तो ऑपोजिशन के डर के हमारे दबाव के अंदर तमिलनाडु की सरकार कानूनों को बदल के कठिन बना रही है। चलिए सेंटेंस लंबा था। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैज़ मूव्ड इसकी वर्ब है। प्रेमिस मैंने आपको बताया था। प्रीमाइसिस का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे रहते हो इस घर में, तो ये जो पूरा अंदर का एरिया है, चार दीवारी के अंदर का, ये घर के प्रीमाइसिस हैं। ये आपका स्कूल है तो ये स्कूल प्रीमाइसिस है, समझ गए ना। बाउंड्री वॉल के अंदर का एरिया, घिरा हुआ एरिया कहलाता है प्रीमाइसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांगण। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर आऊँगा मैं, थोड़ा अपना फ्लो बना लो। कह रहा है जी दैट द परपेट्रेटर इज अ DMK सिंपथाइजर एंड दैट सम डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट सर्वाइवर वर लीक्ड एडेड पॉलिटिकल शार्पनेस टू द जनरल क्रिटिसिज्म ओवर सच एन ऑफेंस। कह रहा है जी दैट यानी ये बात की, कौन सी बात? कि जो गुनहगार था, बदमाश था,
बलात्कारी था, परपेट्रेटर, वो डीएमके पार्टी का सिंपथाइजर है, समर्थक है, उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और कह रहा है जी दूसरी बात ये दैट कि कुछ डिटेल्स जो स्टूडेंट सर्वाइवर है, जो महिला स्टूडेंट थी जिसके साथ रेप हुआ, कह रहा है वो भी लीक कर दी गई, उनको भी इंटरनेट पे डाल दिया गया, उनका नाम, फोटो, घर का एड्रेस। कह रहा है ये दोनों बातें जो है ना, घिनौनी बातें, कि वो आदमी तमिलनाडु की सरकार का आदमी था, सरकार से जुड़ा हुआ था, रेपिस्ट जो था, और उसी ने उस स्टूडेंट की डिटेल्स को भी ऑनलाइन लीक कर दिया। कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है राजनीतिक कड़ापन या पैनापन। और किसमें? उस जनरल क्रिटिसिज्म में, उस आम तौर पे होने वाली आलोचना में, ओवर सच एन ऑफेंस हैपनिंग इनसाइड द कैंपस, जो होती है ऐसे एक ऑफेंस या गुनाह को लेकर के जो हैपन हो किसी भी कैंपस के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस के अंदर। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ रेप होना अपने आप में गलत बात है, लेकिन इन दोनों बातों ने इस रेप के ऊपर सरकार को और ज़्यादा घेरने को, मतलब घेराव किया। समझ गए ना? चलिए, दैट 2 बार आया हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, इन दोनों की बात वर्ब है वर लीक्ड, सॉरी एडिड। ये बात और ये बात, इन दोनों बातों ने ऐड कर दिया राजनीतिक पैनापन। समझ पा रहे हो ना? डिटेल्स की वर्ब है वर लीक्ड, परपेट्रेटर की वर्ब है इज, परपेट्रेटर यानी गुनहगार, मिसक्रिएंट है ना, बदमाश को बोलते हैं, कल्प्रिट को, रॉन्ग डूअर को। चलिए, कह रहा है जी एट पेन्स टू डिनाई एनी लीनियंसी and overcome the setback to its image after the Madras High Court formed a special investigation team. Correct, the DMK government has chosen to amend the law based on the theory that more stringent laws deter sexual assault and harassment. सबसे कठिन आर्टिकल का सेंटेंस है ये, सबसे टेढ़ा सेंटेंस जो पढ़ना ही मुश्किल होगा। कह रहे जी जो एट पेन्स है, एट पेन्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है परेशानी में होना, दर्द में होना। कह रहे जी जिसको बड़ा दर्द है इस काम को करने में, और काम है डिनाई करना या मना करना किसी भी लीनियंसी को। लीनियंसी होती है किसी भी चीज़ में कोताही, ढिलाई। कह रहे जी जिसको बड़ा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है कि कोई कोताही हम नहीं बरत रहे इस चीज़ को मनाही करने में, है ना। सब बोल रहे हैं कि आप कोताही बरत रहे हो, लेकिन सरकार बड़ा पेन लेके समझा रही है कि हम कोई लीनियंसी नहीं कर रहे। कह रहा है ऐसे एक पेन में। और दूसरा पेन है जी ओवरकम करने का या फतेह पाने का, उस सेटबैक को, उस झटके को जो इसकी इमेज को लगा। और कब लगा? जब मद्रास हाई कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने बना दिया या फॉर्म कर दिया, और किसको? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। कह रहे जी इन दोनों चीज़ों से जूझते हुए, इन दोनों चीज़ों के दर्द को सहते हुए हुआ क्या? एक सेकंड में सब्जेक्ट वो मार्क कर दूँ। हुआ ये कि डीएमके की जो सरकार है उसने चूज़ किया है कि वो अमेंड ही कर देगी, वो संशोधन ही लाएगी उस लॉ में, उस कानून में, और जो बेस्ड होगा अमेंडमेंट इस थ्योरी पे कि और ज़्यादा कड़े कानून, स्ट्रिंजेंट लॉज रोक देते हैं या डिटर कर देते हैं सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट को, शारीरिक या सेक्सुअल जो हमले को या फिर किसी को परेशान करने को, है ना। हैरेसमेंट आप समझते हैं, मोलेस्ट करना, डराना, परेशान करना। तो इस तरीके से डीएमके गवर्नमेंट अपने आप को सेव कर रही है। बड़ी परेशान है गवर्नमेंट, है ना। इस चीज़ को मना करते करते ही परेशान है कि हम कोताही नहीं बरत रहे हैं कोई भी, और इस चीज़ से भी बड़ी परेशान है कि इसकी इमेज पूरे तमिलनाडु में ख़राब हो गई है। मद्रास हाई कोर्ट तक इस पूरे केस के अंदर बीच में आ चुकी है। तो अब कैसे भी करके ये चाहती है कि कानून को और कड़ा करें ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो। चलिए, कोशिश तो मैंने की सेंटेंस को जितना अच्छे से समझा पाए आपको। अब इसकी टेक्निकल स्ट्रक्चर देख लो। देखो, मेन सब्जेक्ट है डीएमके गवर्नमेंट, वर्ब है इसकी हैज़ चोजन, इसने चूज़ किया है कि ये रास्ता पकड़ेगी। मद्रास हाई कोर्ट की वर्ब है फॉर्म्ड। अब देखो, ये जो डीएमके गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, इसी के लिए ये पूरा फ्रेज आया है। यही गवर्नमेंट एट पेन्स है, यानी परेशानी में है दो कामों को करने में। पहला काम है डिनाई करना किसी लीनियंसी को, और दूसरा काम है फतेह पाना, ओवरकम करना इस सेटबैक को, इस झटके को। समझ पाए? बड़ी गहरी बात है, समझोगे तभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर, है ना, आपको मेक सेंस करेगी। डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट ही पार्टिसिपल फ्रेज का या एडजेक्टिवल फ्रेज का सब्जेक्ट होता है। तो एट पेन्स जो है डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट ही होगा, यानी डीएमके की सरकार ही परेशानी में है, और परेशानी में है दो कामों को करने में। पहला काम है मना करना कि ये कोई कोताही बरत रहे हैं इस चीज़ को, और दूसरा काम है फतेह पाना उस सेटबैक पे, उस झटके पे जो इसकी इमेज को पड़ा। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
हैरेसमेंट की स्पेलिंग देख लेना, मीनिंग सबको पता होता है, हैरेस, डबल एस लगा हुआ है, हैरेस, ठीक है ना, डबल आर नहीं डबल एस आएगा। कह रहा जी दिस बिलीफ इज नॉट फाउंडेड ऑन एनी स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल एविडेंस। ये जो बिलीफ है तमिलनाडु की सरकार का, ये नहीं फाउंडेड है, इसका कोई फाउंडेशन या आधार नहीं है, कोई भी स्टैटिस्टिकल यानी स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ, सांख्यिकी से जुड़ा हुआ, या फिर एम्पेरिकल एविडेंस, कोई भी ऐसी एविडेंस जो हमारे अनुभव से जुड़ी हो, है ना। तो इनको लगता है कि कानून को और कड़ा करने से गुनाह नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ के पीछे ना तो कोई आंकड़ा है ना कोई व्यवहारिक हमारे पास एविडेंस है। कह रहा है जी बट इज़ ऑफ्टन इन्वोक्ड बाय दोज इन गवर्नमेंट। इस बिलीफ को, इस ख्याल को अक्सर इन्वोक या एक्टिवेट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। चलिए, बिलीव की वर्ब है इज़ नॉट फाउंडेड, फाउंडेड होना यानी किसी चीज़ पे आधारित होना, बेस्ड होना, है ना। बिलीव की वो दूसरी वर्ब है इज इन्वोक्ड। चलिए, इंपेरिकल आपने देख लिया, प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैग्मेटिक बोलते हैं इसको, है ना। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है इंपेरिकल। कह रहा है जी दिस इनवेरिएबली मीन्स द यूज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू सेंड आउट अ पॉलिटिकल मैसेज दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड टू वुमेन सेफ्टी। कह रहा है जी अब इस बात का एक ही मतलब है, कोई वेरिएशन के बिना एक ही मीनिंग निकलता है। इनवेरिएबली मतलब कोई किंतु परंतु नहीं है, एक ही बात का इसका एक ही मीनिंग है। और मीन क्या है कि जो इस्तेमाल है लेजिस्लेटिव पावर का, कानून बनाने की ताकत का, सेंड आउट करने के लिए या भेजने के लिए एक राजनीतिक पैगाम या पॉलिटिकल मैसेज, और पैगाम ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कमिटेड है, वचनबद्ध है, इसने वादा किया है विमेंस की सेफ्टी के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए। तो एक ही वजह से ये कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। कानून में कितनी भी सज़ा बढ़ा लो आप, रेपिस्ट है उसको कोई डर नहीं लगता, उसने जो करना है वो कर ही देगा। तो इसका मतलब एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये दिखाना चाह रहा है कि हम औरतों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं, कुछ ना कुछ हाथ पांव हम हिला रहे हैं, ठीक है ना, ये दिखाना चाहता है। दिस की वर्ब मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब इज कमिटेड, सेंड आउट करना यानी भेजना। कह रहा है जी आफ्टर ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट्स नीड नॉट हैव टू वेट फॉर अ ब्रेजन क्राइम और ए पब्लिक आउटक्राई। ऐसा इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद में अगर देखा जाए, आफ्टर ऑल जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं, ज़रूरी सुधार हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट हैव, कि उनको वेट फॉर करना पड़े या इंतज़ार करना पड़े एक शर्मनाक क्राइम का या गुनाह का, या फिर लोगों की, पब्लिक की आउटक्राई का, लोगों के शोर या गुस्से का। तो अगर ये कानून आपको बदलने थे तो पहले ही बदल देते, ज़रूरी थे तो। अब क्यों बदल रहे हो? क्राइम हो गया, रेप हो गया, लोगों ने गुस्सा कर दिया, तो अब बदल रहे हो आप। तो इसका मतलब यही है, ये सुधार करने इतने ज़रूरी होंगे ही नहीं, नहीं तो पहले ही हो गए होते। चलिए, अमेंडमेंट्स की वो है नीड नॉट हैव, वेट फॉर करना, किसी का इंतज़ार करना। एक सवाल आपसे यही पूछता हूँ, वेट फॉर के बाद में अगर फोर को निकाल दें तो फिर क्या करेंगे? वेट को कैसे मैं जस्टिफाई करूँगा? वेट फोर के बाद में फोर आता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लगना भी चाहिए, ठीक है, वो वेट अपने बाद में फोर लेती है। लेकिन अगर इस फोर को निकाल दें, फोर को निकाल दें, तो फिर सेंटेंस को सही रखने के लिए वेट को किस तरह से आप चेंज करेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट्स में डालना, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को आता होगा। ब्रेजन का मतलब होता है शर्मनाक, लेकिन जो बेशर्मी से किया गया काम हो, आउटक्राई यानी गुस्सा। चलो, अब 2-3 कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। पहला कॉन्सेप्ट है जी ये वाला, ये बहुत सारे ऐसे नाउन्स अंग्रेजी में जो सिंगुलर से प्लूरल अगर बनेंगे तो ये अपना मीनिंग बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक नाउन है बॉय, बॉय मतलब लड़का, एक लड़का, और अगर मैं इसका प्लूरल बना दूं तो क्या बन जाएगा भाई? इसका प्लूरल बन जाएगा बॉयज़। बॉयज़ का मतलब है बहुत सारे लड़के। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अजीब से नाउन्स हैं बॉय बॉयज़ की तरह काम नहीं करते, इनको सिंगुलर से प्लूरल बदलने पे इनका मीनिंग ही बदल जाता है। तो प्रीमाइसेस प्लूरल में इसका मतलब होता है बाउंड्री, लेकिन प्रीमाइस को अगर सिंगुलर में लिखें तो इसको बोलते हैं प्रेमिस, और इसका मतलब होता है आधार। किस आधार पे तुमने गिरफ्तार किया लोगों को? ऑन व्हाट प्रेमिस यू अरेस्टेड पीपल। समझ पा रहे हो? तो ये आधार, ये बाउंड्री, मीनिंग बदल गया, जज्बात बदल गए। आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें। वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर्स का मतलब होता है इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री। या फिर
किसी समंदर, तालाब या नदी का पानी। जनरल पानी अगर लिख रहे हो आप, पानी पिला दो भाई, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, वो तो वाटर ही होगा। लेकिन अगर नदी, नालाब, तालाब के पानी की बात हो रही है कि इस नदी का पानी बहुत साफ है, द वाटर्स ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी क्लीन, है ना, या इंटरनेशनल बाउंड्री को भी वाटर्स बोलते हैं। स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे। ब्लाइंड का मतलब होता है ऐसा आदमी जो देख ना पाए। ब्लाइंड्स का मतलब होता है अंग्रेजी में पर्दे, कर्टन्स, है ना, पर्दे। वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब होता है जंगल या फिर डेंजर, ठीक है ना। शी इज इन द वुड्स यानी वो जंगल में है, या शी इज इन द वुड्स यानी वो डेंजर में है, खतरे में है। चेंज, मीनिंग बदल गया ना। मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर्स का मतलब होता है आपके एटिकेट्स या फिर आपकी तमीज। प्लास्टिक एक मटेरियल है, प्लास्टिक्स एक मटेरियल, प्लास्टिक को बनाने की जो आर्ट है उसको बोलते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, जैसे 2 और 3 का मीन निकाला तो 2.5 निकल आया, एवरेज। मीन्स का मतलब होता है जरिया, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे आपको। 10-8 नाउन्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल में इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल गया होगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन है, इसमें 2 नाउन्स पड़े हुए हैं, प्रेमिसिस और प्रेमिस। आराम से चेक करो और देखो क्या आप इनको सही कर सकते हो। अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो ये क्लास वर्क है आपका, दोनों नाउन्स को सही तरीके से यूज करना है। द जज आस्क्ड द प्रेमिसिस ऑन विच द पुलिस हैज अरेस्टेड द अक्यूज्ड फ्रॉम द प्रेमिस ऑफ हिज फैक्ट्री वेयर ही वर्कड। चलो कमेंट्स में डालना। ये था अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है भाई साहब, ये 3 वर्ब्स हैं, नीड, डेयर और डेयर्ड। नीड का मतलब होता है जरूरी होना, डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, और डेयर्ड जो है डेयर की ही सेकंड फॉर्म है। ये 3 वर्ब्स सेमी मॉडल वर्ब्स होती हैं। अगर ग्रामर बहुत हैवी लग रही हो, पिछला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बड़ा मुश्किल से, तो एक बार इसको स्किप कर दो, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। ये जिन बच्चों की ग्रामर हो चुकी है उनके लिए यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आसान से समझोगे तो आएगा। नीड, डेयर और डेयर्ड, इन 2-3 वर्ब्स को देख लो। इनके 2 फॉर्म्स हैं, 2 रूप हैं, वो जुड़वा रूप होते हैं ना। पहले रूप में ये मेन वर्ब होती हैं, दूसरे रूप में ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब कैसी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। डू यू नीड टू गो नाउ, क्या आपको जाने की ज़रूरत है? यू सब्जेक्ट बनेगा, नीड यहाँ पे मेन वर्ब बनेगी। कैसे पता लगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू है, और जो काम आपको करना है वो है टू गो, यानी कि जाना। ये बना है इन्फिनेटिव की फॉर्म में। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, नीड वर्ब अपना मेन वर्ब का रोल यहाँ पे निभा रही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस नीड वर्ब को मैं रोल 1 से रोल 2 में चेंज करूँगा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मैं इसी सेंटेंस को एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यू ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले डू थी, अब यू जो नीड जो है ये ही बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे बनाऊं? मैं हेल्पिंग वर्ब की जगह नीड लिख देता हूं, क्योंकि ये डू की जगह आएगी ना, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अब यू को बना दूंगा सब्जेक्ट, और जो टू गो है, ये जो इन्फिनेटिव है, इसमें से टू निकाल के इसको मेन वर्ब बना दूंगा, नीड यू गो नाउ। एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, बड़ा आसान है। आपको क्या करना होगा, सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई है तो उसको निकाल दो, नीड को ही हेल्पिंग वर्ब बना दो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसको कहेंगे, और इसके बाद में मेन वर्ब आपको चाहिए होगी, तो जो इन्फिनेटिव दिया गया हो उसका टू निकाल दो और उसको बना दो मेन वर्ब। अब ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, इसमें रोल 1, इसमें रोल 2। आपकी जो इच्छा हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं नेगेटिव में भी करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा बनाओ, यू नीड या यू डू नॉट नीड टू गो नाउ। सेंटेंस नेगेटिव में है, यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, नेगेटिव होने की वजह से मैं इसको इसकी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त मिल गई, परमिशन मिल गई। तो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट को वैसा का वैसा रखूँगा, ठीक है। अब डू को मुझे निकालना है, क्योंकि नीड को मुझे हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा यू नीड, राइट।
नॉट तो लगा ही हुआ है, पहले भी था और अभी भी है, वो तो रहने ही वाला है, उसको वैसा का वैसा लिख दो। और बाद में आपने लिखा है टू गो, टू गो में से टू को निकाल दो और आप लिख दे ऐसा, यू नीड नॉट गो नाउ। समझ पा रहे हो? बस यही तरीका है। अब सही कौन सा है दोनों में से? अरे दोनों सही हैं भाई, वही एक है ना, दो जुड़वा भाई हैं राम और श्याम, तो ये ऊपर वाला राम है, नीचे वाला श्याम है, दोनों का मीनिंग सेम है, आप जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट, लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों वर्ब्स को सही फॉर्म में यूज़ करना है, सेमी मॉडल फॉर्म में कमेंट्स में डालना है। और जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लंबा था ये, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो कर चुका हूँ 5-7 मिनट की, यहाँ ऊपर मैं याद करके आई बटन में डालूंगा, डाल दूँ? चलो यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ, है ना, आई बटन में आपको यहाँ वीडियो मिलेगी, यहाँ से इसको कवर कर लेना। जी दिस इज़ नॉट टू से द अमेंडमेंट्स आर अनरीजनेबल। कह रहा है जी ऐसा कहने के लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट टू से कि जो अमेंडमेंट्स हैं ये अनरीजनेबल हैं, इनका कोई तुक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। कैसे? कह रहा है जी दिस दे इन्हेंस पनिशमेंट्स फॉर अ रेंज ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस। ये सारी अमेंडमेंट, सारे सुधार बढ़ा देते हैं सज़ा को बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, एक पूरी रेंज के लिए। रेंज मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी ऑफेंस, कोई भी गुनाह आपने सेक्सुअल किया, सबकी सज़ा बढ़ गई है। कह रहे हैं जी और क्या करते हैं, एंड एक्सटेंड बेल डिनाइंग फीचर्स टू सच ऑफेंसेस एज वेल एज दोज अंडर द पॉक्सो एक्ट। और ये एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं बेल को मना करने के फीचर्स इन सभी ऑफेंसेस के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ उन ऑफेंसेस के लिए, दोज के लिए जो पॉक्सो एक्ट के अंडर में आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, छोटे बच्चों से अगर सेक्सुअल कुछ गलत काम करते हो 18 से कम वालों के साथ, तो आप पे पॉक्सो एक्ट लगता है, बड़ा ख़राब एक्ट है। तो ये कहने की गलत बात नहीं है कि इनमें सज़ा बढ़ गई है, सज़ा तो बिल्कुल सही बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए। चलिए, दिस की वर्ब है इज़, अमेंडमेंट्स की वर्ब है आर, दे आया है इन अमेंडमेंट्स के लिए, सुधारों के लिए। दो वर्ब्स हैं, पहली है इनहैंस, दूसरी है एक्सटेंड। कह रहे जी ऑल्सो वेलकम इज द न्यू प्रोविजन फॉर पासिंग बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दैट विल इंश्योर दैट परपेट्रेटर्स डू नॉट कॉन्टैक्ट सर्वाइवर्स बाय एनी मीन्स। कह रहे जी साथ ही साथ वेलकम है, स्वागत है इस नए प्रोविज़न का भी, तमिलनाडु की विधानसभा ने जो बनाया है, जो है पास करने के लिए बाइंडिंग प्रोटेक्शन को। बाइंडिंग प्रोटेक्शन क्या होती है जी? बाइंडिंग प्रोटेक्शन मतलब एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो बाइंडिंग है, आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आपके साथ गलत काम हुआ है। तो ये बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स वो हैं जो इंश्योर कर देते हैं, इस चीज़ को पक्का कर देते हैं कि जो गुनहगार है, जो रेपिस्ट है, वो कभी भी कॉन्टैक्ट ना करे विक्टिम को, सर्वाइवर को, किसी भी जरिए से, बाय एनी मीन्स। तो एक नया प्रोविज़न इन्होंने डाला है ना, कि अगर आपने रेप जैसे किसी काम को किया, उसकी सज़ा तो आपको मिलनी ही है। अगर केस चलने के दौरान आप उस विक्टिम से फिर से कॉन्टैक्ट में गए, फ़ोन किया, उसको मैसेज किया, तो उसका एक अलग केस आप पे बनाएंगे, अलग सज़ा मिलेगी आपको उसकी, है ना। ये एक नया इन्होंने प्रोविज़न बनाया है। चलिए, प्रोविज़न की वर्ब है इज़, दैट आया प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए, वर्ब है इसकी विल इंश्योर, परपेट्रेटर्स की वर्ब है डू नॉट कॉन्टैक्ट। मीन और मीन्स आपको याद होगा, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन्स का मतलब होता है जरिया। करवाया था ना ऊपर कॉन्सेप्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट है। कह रहे द डेथ पेनल्टी हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड फॉर एसिड अटैक। डेथ पेनल्टी को भी, मौत की सज़ा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तेजाब फेंकने पे एसिड अटैक के लिए। और कौन सा एसिड अटैक? दैट रिजल्ट्स इन द विक्टिम बीइंग रिड्यूस्ड टू ए वेजिटेटिव स्टेज। ये वो अटैक होता है जो रिजल्ट हो, जिसका ये रिजल्ट निकले कि विक्टिम जो है रिड्यूस्ड हो गया है एक कोमाटोज या वेजिटेटिव स्टेट में, ऐसी अवस्था में जिसमें वो चल बोल नहीं पा रहा है ना। आपने इतना गंदा अटैक किया कि उस आदमी के सिर्फ प्राण नहीं बचे, प्राण नहीं निकले उस महिला के, बाकी वो बहुत ख़राब अवस्था में है। चलिए, दैट पेनल्टी की वर्ब है हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा है ऑन द अदर हैंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ विमेन टू कवर द यूज ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इवन नॉन वर्बल मीन्स मे बी टू ब्रॉडली वर्डेड एंड प्रोन टू मिसयूज। कह रहा जी ये तो सब अच्छी बातें थी, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरी तरफ जो नए इंट्रोड्यूस डेफिनेशन आई है, अभी अभी बताएगी जो परिभाषा आई है हैरेसमेंट की, और हैरेसमेंट किसका? औरतों का। और क्यों? कवर करने के लिए उस यूज़ को, जिस अपने दायरे में लेने के लिए इस्तेमाल को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का या फिर इंटरनेट का, और यहाँ तक कि नॉन वर्बल मीन्स का, ऐसे मीन्स जिसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हैं,
है ना, आपने बस है ना कुछ स्माइली भेज दी, कोई वर्ड नहीं भेजा आपने, कोई गंदी सी फोटो भेज दी। कह रहा है ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ब्रॉडली वर्डेड है, इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है और ये प्रोन टू मिसयूज है, ये दुरुपयोग हो सकती है इसको, है ना, ये प्रोन है, वल्नरेबल है दुरुपयोग होने के। चलिए ज़्यादा कुछ समझाने का इसमें है नहीं। डेफिनेशन की वर्ब है मे बी, टू ब्रॉडली वर्डेड यानी किसी चीज़ के दायरे को बहुत बड़ा कर देना, है ना, बहुत बड़े वर्ड्स में लिख देना। जो मन आए पुलिस वाले का इस डेफिनेशन में आपके ऊपर डाल के वो केस बना दे, है ना, ब्रॉडली वर्डेड डेफिनेशन। प्रोन टू होना, वल्नरेबल टू होना, किसी चीज़ के सामने डिफेंसलेस या मजबूर होना। कह रहा है जी फ्यू वुड डिसएग्री विद द एनहांसमेंट ऑफ जेल टर्म्स फॉर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग एंड वॉयरिज्म। कह रहा है जी ना के बराबर ही लोग हैं जो डिसएग्री करेंगे, जो इस चीज़ से खिलाफ होंगे। और क्या, इन्हांसमेंट को लेकर के या बढ़ाने को लेकर के जेल की सज़ा को इन सभी गुनाहों के लिए, रेप के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, हरासमेंट के लिए, वॉयरिज्म आपको पता है किसी की फ़ोटो वीडियो बनाना, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी लड़की के पीछे जाना, ऑफिस जा रही है, घर जा रही है, स्कूल कॉलेज जा रही है, उसके पीछे पीछे जाना, है ना, घर तक पहुंच जाना। तो बहुत कम लोग डिसएग्री करेंगे इस सज़ा को बढ़ाने को लेकर के, सब लोग कहेंगे बढ़ा दो। कह रहा है जी बट अ क्वेश्चन डज अराइज whether the mere increase in the quantum of punishment increases the possibility of conviction। कह रहा लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि क्या, हाँ या ना, खाली खाली इंक्रीज कर देना मात्रा में या क्वांटम में पनिशमेंट के, है ना, सज़ा की मात्रा में, क्या ये इंक्रीज करता है पॉसिबिलिटी को, बढ़ा देता है पॉसिबिलिटी को कन्विक्शन की, कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि, है ना, किसी का ब्लेम प्रूव हो जाए कोर्ट में, और या फिर ये रिड्यूस करता है, कम करता है इंसिडेंट्स को या घटित होने को, अकर होने को इन क्राइम्स के। तो ये सवाल हमारे सामने है कि सज़ा बढ़ा देने से क्या आप दोष सिद्धि अच्छे से कर देंगे, हर आदमी ने जिसने रेप किया उसको रेपिस्ट आप प्रूव कर देंगे, या फिर रेप होने की फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, ये सवाल खड़ा हुआ है। चलिए फ्यू की वर्ब है वुड डिसएग्री, ये सब आप देख चुके हैं। क्वेश्चन की वर्ब है डज अराइज, डज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, अराइजेज लिख सकते थे आप सीधे, लेकिन डज लगा करके आपने अराइज वर्ब पे ज़्यादा जोर दिया है, इसको बोलते हैं एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब। ये कॉन्सेप्ट आज करवा नहीं रहा हूँ, कई बार आ चुका है। चलिए इंक्रीज़ की वर्ब है इंक्रीजेस और रिड्यूसेस। जो इंक्रीज़ है, इजाफा है सज़ा के क्वांटम में या मात्रा में, क्या वो इंक्रीज़ या रिड्यूस करता है इन दोनों चीज़ों को। कह रहा है द ऑनर्स ऑफ अरेस्टिंग ऑफेंडर्स, गैदरिंग क्रेडिबल एविडेंस एंड प्रूविंग इन द कोर्ट रिमेन्स द सेम। कह रहा है जो ऑनर्स है, जिम्मेदारी है अरेस्ट करने की ऑफेंडर को, गुनहगार को, इकट्ठा करने की ऐसी एविडेंस को, सबूतों को जो क्रेडिबल हो, भरोसेमंद हो, और प्रूव करने का इस पूरे मामले को कोर्ट में। कह रहा है वो आज भी उतना ही बना हुआ है, ये सारे काम पुलिस वालों को उतनी ही जिम्मेदारी से करने ही होते हैं। ऑनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ब की है, इसकी बनी हुई है रिवेंस, ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। क्रेडिबल यानी भरोसेमंद, बिलीवेबल, है ना, ट्रस्ट वर्दी। कह रहा है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्टिंग प्रेशर फॉर ए कवर अप while effectively implementing existing laws are more crucial for demonstrating commitment to women's safety। कह रहे जी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन जो है, ऐसी जांच जो निष्पक्ष हो, और रजिस्ट करना यानी विरोध करना किसी भी प्रेशर का, और प्रेशर है कवर अप करने के लिए, छुपाने के लिए कानून को। भाई कोई बड़े आदमी ने गलत काम किया है तो पुलिस वाले भी कवर अप करने लगते हैं, पता होगा आपको। कह रहे ये दो चीज़ें जो है ना, और कब, जब आप इफ़ेक्टिवली असरदार तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अमल में ला रहे हो हाल में बने हुए कानूनों को, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, मोर क्रूशियल हैं, दिखाने के लिए आपके कमिटमेंट को औरतों की सुरक्षा को लेकर के। तो कानून को मत टेढ़ा करो, जो बना हुआ कानून है उसमें प्रेशर मत आने दो, जो सज़ा मिलती है वो सज़ा लाने की कोशिश करो, है ना। पुलिस वाले ऊपर वालों का प्रेशर नहीं लें, इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल करें। कह रहा जी ये हैं काम करने वाले जो आप करते नहीं, कानून को आप सिर्फ कड़ा करने की कोशिश करते हैं। कवर अप करना यानी किसी चीज़ को छुपाना या हाइड करना। कह रहा है जी मेकिंग वर्क प्लेसेस, पब्लिक स्पेस एंड होम्स सेफर फॉर वीमेन विल वर्क बेटर देन मेरली एडिंग टू द सिवियरिटी ऑफ लॉस। कह रहा है जी इस चीज़ को मेक करना, क्या बनाना भाई, क्या मेक करना, वर्क प्लेस को, ऑफिस को, पब्लिक स्पेस को यानी सड़कों को और घरों को और ज़्यादा सेफ औरतों के लिए
कह रहा है जी ये काम अगर आप करेंगे ना सेफ बनाने का औरतों के लिए सब जगह, ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा बजाय खाली खाली ऐड करने के, जोड़ देने के लॉ की सिवेरिटी में, कानून की स्ट्रिक्टनेस में। चलिए रैप अप करेंगे। सिवेरिटी, स्ट्रिक्टनेस किसी चीज़ के अंदर की है ना, इंटेंसिटी, कितना कानून कड़ा है। थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लगा होगा आर्टिकल आपको, खास करके लास्ट वाला। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत प्यारी थी आज की, है ना। अब अपने क्विज पे आ जाओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी प्राइमरी थीम क्या है इस पैसेज की। इस पैसेज को एक सेंटेंस में समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा। आराम से चारों क्वेश्चंस को पढ़ें, चारों स्टेटमेंट्स को। वीडियो को पॉज करके एक ट्राई ज़रूर देना, फिर मैं करवाता हूं ताकि आप मैच कर पाओ। ये पूरा पैसेज सिर्फ इस चीज़ पे लिखा गया, इस सवाल पे, कि अगर रेप की सज़ा को 14 से बढ़ा करके 34 साल कर दें तो क्या रेप होने बंद हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो 34 नहीं 44 साल कर दो और बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन होते नहीं है ना। ये पूरा पैसेज इसी बात पे लिखा गया है कि सज़ा बढ़ाने से क्राइम नहीं रुकता। द इफेक्टिवनेस ऑफ मेयरली इंक्रीजिंग लीगल स्ट्रिंजेंसी टू डिटर सेक्शुअल क्राइम्स। चलिए ये हो गया फर्स्ट आपका, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे। कह रहा है जी पैसेज मेंशन करता है कि स्ट्रिंजेंट लॉज ज़रूरी तौर पे सेक्सुअल क्राइम्स को नहीं रोकते हैं। ये बात पैसेज में लिखी गई है ना, ये बात। कह रहा है जी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अगर वो सच निकले तो ऑथर की इस बात को, इस आर्गुमेंट को और मजबूत बनाएगी। बैंकिंग का क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस बेस्ड है, पीओ में आपको खास करके मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चारों में से कौन सी स्टेटमेंट अगर सच्ची हो तो ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा कि कानून बनाने से, कड़े कानून बनाने से सेक्सुअल ऑफेंस खाली नहीं रुकते हैं। आराम से खुद को ट्राई देना एक बार, मैं करवा रहा हूँ फिर मैच कर लेना। देखो जी एक ही चीज़ है जो इस चीज़ को है ना मजबूती देगी। जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, वो रिपीट क्राइम्स होते हैं। यानी एक ही आदमी हर 2-3 साल से कोई रेप का काम कर रहा है। अगर सज़ा से ही काम हो गया होता तो जिस आदमी को सज़ा हो चुकी है, जो सज़ा भोग चुका है, वो तो फिर से रेप ना करता। लेकिन आंकड़ा ये बताता है ज़्यादातर रेप्स वही लोग करते हैं जो पहले ऑलरेडी ऐसे काम कर चुके हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट सच है तो अपने आप ही मेरी बात सिद्ध हो गई कि सज़ा बढ़ाने से है ना रेप्स नहीं रुकेंगे। ठीक है, थोड़ा इन्फ्लुएंस बेस्ड था, कोशिश की होगी आपने भी दिमाग लगाने की, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको है ना फेस होते हैं। अब लास्ट के क्वेश्चंस हैं 8, 3 नंबर से लेके 10 तक। कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। मान लीजिए परपेट्रेटर का मतलब होता है प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी का मतलब होता है मिसक्रिएंट, है ना। तो इस तरीके से आपको मैच करते जाना है। 3 के साथ सी, 6 के साथ ए, जो भी आप लिखना चाहें। 2 एरर्स मिलेंगी, 2 कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए थे ग्रामर के, उन्हीं पे बेस्ड हैं। पहली एरर मिलेगी इस नीड नाम की वर्ब की वजह से, और दूसरी मिल सकती है इस फ्रेज के अंदर या इसके आसपास। चलो आराम से ढूंढना। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए हैं, वहाँ से मैच करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा, और अगर सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगाओ तो पीडीआई लिख दिया करो सर इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है ना इन क्लासेस को लेकर के। अंटिल देन, और हाँ ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।